हे एवरीवन, इट्स मी मोहम्मद इरफान। तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप से बढ़िया होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो आज हमारी डेरिवेशन की पार्ट 2 आई है, जो जिस पे क्या है कि कम्प्लीटली आपका सारा मतलब डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट में। और मैंने पार्ट 1 में भी 3 डेरिवेशन डिराइव किया, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे देख लेना, फिर एंड देन इस पार्ट को देख लेना, तो आपको फर्स्ट चैप्टर की डेरिवेशन सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें आपने क्या कर दिया, टॉर्क को रख दिया, ठीक, सॉरी डाइपोल को रख दिया, तो वो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, कैसे करेगी टॉर्क एक्सपीरियंस, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और आपकी टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी डाइपोल, इसकी वैल्यू क्या होती है, यही हमें बेसिकली डिराइव करनी है ना, यही हमें डिराइव करनी है। तो चलिए मैंने डाइपोल को रखा है। डाइपोल क्या होती है आपकी, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। ये क्या है, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, टू इक्वल अपोजिट चार्जेस है, वो क्या है कि सेपरेटेड है सम फाइनाइट डिस्टेंस है। और जो फाइनाइट डिस्टेंस रहती है आपको पता है क्या होता है, वो 2a होता है या फिर 2l होता है। ठीक, और हम डिनोट करते हैं उसे p से। ये तो समझ में आती है कि ये मेरी डाइपोल रखी हुई है। ठीक है, ये आपकी डाइपोल रखी हुई, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी मैग्नीट्यूड हर जगह क्या होगी, सेम होगी, और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। ठीक, ये भी समझ में आती है। यानी मैंने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस केस में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी वही हमें डिराइव करनी है। ठीक, और ये एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम डिराइव करते हैं। तो देखिए, आप जब भी रखोगे ना टॉर्क को, तो वो जो चार्ज है ना वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स। ठीक, इन केस अगर हमारी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी, क्यूई। ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। अगर हमारी निगेटिव चार्ज होती तो उस केस में क्या होगी, इन अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये हमारी निगेटिव चार्ज है। ठीक, ये निगेटिव चार्ज है हमारी। ठीक, तो क्या है, अपोजिट इन द, ये हमारी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ठीक, और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू। और जो दोनों फोर्स लगते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल फोर्स एक्ट कर रहे हैं। देखिए यूं फोर्स एफ लग रही है, थोड़ा अच्छा से बना देते भाई। ये हमारी पॉजिटिव थी, ठीक, तो ये क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, क्यू ई। ठीक, ये हमारी क्या है, निगेटिव है ना, निगेटिव है, तो निगेटिव है, ये देखिए निगेटिव है। ठीक, तो ये क्या करेगी, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, ये भी फोर्स एक्सपीरियंस किया, क्यों। ये समझ में आती है। यानी मैंने डाइपोल को रखा है तो पर्टिकुलर एक चार्ज हमारी क्या करेगी, फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और अगर हमारी पॉजिटिव चार्ज होती है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी फोर्स एक्सपीरियंस करेगी चार्ज। अगर हमारी नेगेटिव चार्ज होती है तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यहाँ तक समझ में आती है। ठीक, अब क्या करते हैं कि हम ना पर्टिकुलर एक चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले बनाते हैं। ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि पर्टिकुलर एक चार्ज का ना आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक, तो अब हम वो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम पीछे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, यूं एक्सपेंड कर दिया, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करूंगा। ठीक, ये, या फिर आप इस चार्ज से भी परपेंडिकुलर बना सकते हो, या फिर इस चार्ज से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक, और इसका मैंने नेम दे दिया x। ठीक, इसको मैंने लेट कर लिया, ये हमारी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है। ठीक है, समझ में आती है, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x। तो क्या करना, अगर आपको टॉर्क निकालना है ना, तो क्या करोगे आप, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट कर दोगे या फिर मल्टीप्लाई कर दोगे पर्टिकुलर एक चार्ज से लगने वाली फोर्स का। ठीक, तो चलिए हम डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पहले हम सब कुछ लिखेंगे ना, फोर्स हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, फोर्स एक्सपीरियंस के लिए तो लिखेंगे हम। ठीक, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, फोर्स एक्सपीरियंस किया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तक समझ आती है। ठीक, फोर्स एक्सपीरियंस किया हमारा। ठीक है, यानी चार्ज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, किया है। ठीक, फिर उसके बाद आप लिखो कि हमारा जो, अच्छा एक टर्म तो आप जानते हो ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो वो भी लिखते हैं। ठीक, इसका यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़े हैं, क्या होती है हमारी,
प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, ठीक, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, ठीक। अच्छा मैं पूछो नेट फोर्स क्या होगी। देखिए जितना फोर्स ये Q एक्ट कर रहा है उतना अपोजिट में ये भी Q एक्ट कर रहा है, ठीक। कहने का मतलब ये हुआ, ये हमारी डाइपोल रखी हुई, तो उतना फोर्स ये पॉजिटिव वाला भी लगा रहा है और ये हमारी निगेटिव वाली भी लगा रही है, ठीक। यानी दो इक्वल फोर्स एक्ट करें तो नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। दो इक्वल और अपोजिट में फोर्स एक्ट करें, एक यूं लगा रहा है एक यूं, तो नेट फोर्स क्या मिलेगी, जीरो, ठीक। तो ये भी लिख लीजिए नेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, ठीक। नेट फोर्स क्या होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो वो आपकी जीरो होगी, ठीक। यहां तक समझ में आती है। अब देखिए क्या है कि हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब फाइंड करते हैं, ठीक। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो डाइपोल है ना आपकी रखी हुई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो थीटा एंगल बनाएंगी, ठीक। थीटा एंगल यूं, तो जब ये थीटा बनाएंगे तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी, ठीक। ये समझ में आती है। अब देखिए आपको क्या है, बेसिकली आपको ये फाइंड करना है एक्स किसी तरह परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए हमारा साइन थीटा क्या बताता है, साइन थीटा में क्या रिलेशन होती है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइन थीटा की हेल्प से हम एक्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो साइन थीटा क्या होती है आपकी, पढ़ चुके हैं आप। साइन थीटा क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है एक्स, हाइपोटेनियस क्या है 2 है, तो एक्स बाई 2 है। तो यहाँ से आप x निकाल लो, x क्या हो जाएगी बेसिकली आपकी, तो x हो जाएगी साइन थीटा इंटू 2a। मैंने ये क्या फाइंड कर लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने फाइंड कर ली, ठीक। आप यूं भी फाइंड कर सकते थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इस चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इस चार्ज से फाइंड किया थी। तो क्या आपने फाइंड कर लिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या करोगे, आपको टॉर्क निकालनी है, यही ना हमें डिराइव करनी है। टॉर्क होने नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये तो हमारे टॉर्क की एक्सपीरियंस करेंगे ना। ये आप इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दी, एक फोर्स यूं लगा रही एक फोर्स यूं, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा ऐसे, ठीक। यानी टॉर्क एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक। आपकी रोटेट करेगी, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, सिर्फ ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। अगर इन केस अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती तब वो मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी करता, ठीक। समझ में आती है कि ये हमारी क्या करेगी, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि यूं एक फोर्स लगी रही एक यूं फोर्स लग रही है, तो वो उसको रोटेट करने लगेगा डाइपोल को, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इंटू 2a, ठीक। अब हमें टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क के लिए हमारी क्या होती है, टॉर्क के लिए अब हम टाउ फाइंड करते हैं, टॉर्क फाइंड करते हैं। टॉर्क क्या होती है मेरी, f इंटू एक्स, ठीक है। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होती है, पर्टिकुलर एक चार्ज पे लगने वाली फोर्स क्या है हमारी, QE है, ठीक है। QE इंटू एक्स क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या थी हमारी, साइन थीटा इंटू 2a, ठीक। तो आपकी टावर क्या हो जाएगी, Q इंटू 2a एक साइड कर दीजिए, ठीक है। और Q इंटू 2a आप एक साइड कर दीजिए, Q इंटू 2a एक रिलेशन मिल जाएगी ना मुझे डाइपोल मोमेंट, ठीक। और ये क्या है आपकी E साइन थीटा, ठीक है, क्रॉस E साइन थीटा। तो बेसिकली आपको क्या मिलेगी, टाउ इज इक्वल टू ये आपकी हो जाएगी P, ठीक, PE साइन थीटा मिलेगी आपको। ये पूरा टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ये डाइपोल मोमेंट हो जाएगी Q इंटू 2a, ठीक है। तो आपको PE साइन थीटा मिलेगी, ठीक। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, इसे कैसे लिखते हैं हम, P क्रॉस E, ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉर्क क्या होती है हमारी, PE साइन थीटा, ये वैल्यू होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कब हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी, कब टॉर्क मैक्सिमम होगी, जब हमारे क्या होंगे, जब साइन की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो उस केस में क्या होगी हमारी पी मैक्सिमम होगी, है ना। पी साइन 90 के केस में क्या होगी, हमें टॉर्क मैक्सिमम देखने को क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब एमसीक्यू में, कब आपका, अगर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस्ड कर दिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस केस में बताइए कि टॉर्क हमारी कब मैक्सिमम होगी। तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा 90 डिग्री के केस में, और साइन 0 और 180 के केस में क्या होगी, टॉर्क मिनिमम देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ से एक और केस आता है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देख लेते हैं वो भी क्या होती है। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है हमारी, जब हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल को और इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच के एंगल थीटा क्या होती है उस केस में 0 डिग्री। तो इस केस में क्या है हमारी स्टेबल है, थीटा 0 है, स्टेबल है। जिस डायरेक्शन में हमारी
डाइपोल होगी उसी डायरेक्शन में हमारे इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल, देन वी से दैट इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। वो क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? तो उस केस में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होगा? हमारी यूं अगर हमारी डाइपोल है तो अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक, या फिर यूं बनाइए तो सही पड़ेगा ज़्यादा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमारी डाइपोल क्या है? अपोजिट है उसके, ठीक। इस केस में थीटा क्या देखने को मिलेगी? थीटा मिलेगी 180 डिग्री, ठीक है। यही था हमारा स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही थी हमारी स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की केस। क्या था एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है हमारा। तो देखिए मैंने क्या किया, डाइपोल को प्लेस कर दिया कहाँ पर? इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वी कैन प्लेस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो वो क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, ठीक। एक पर्टिकुलर चार्ज यूं फोर्स लगाएगी, एक पर्टिकुलर चार्ज हमारी यूं फोर्स लगाएगी, और वो फोर्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो जब दो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, एक यूं लगा रही है, एक यूं लगा रही है, एक यूं लगा रही है, ठीक। तो दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा उस केस में? उस केस में ये होगा कि हमारे नेट फोर्स जो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, क्योंकि दो इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, ये डाइपोल आपकी थीटा एंगल बना रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूं थीटा एंगल, तो ये भी थीटा हो जाएगी, ठीक। तो मैं क्या कर देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड, अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर चार्ज, ठीक। पर्टिकुलर एक चार्ज से आप क्या करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ठीक। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करूंगा? इसको मैं पीछे एक्सपेंड कर दिया, फिर यूं परपेंडिकुलर बनाए। आप यूं भी बना सकते थे इसको पीछे इधर एक्सपेंड करके, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो मैंने क्या किया? इसको पीछे इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। तो आप रिलेशन पढ़ चुके हैं कि हमारी रिलेशन क्या होती है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होती है? हमें साइन थीटा क्या बताई थी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से रिलेशन निकाल दिया, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर दिया, ठीक। टॉर्क निकालने के लिए क्या करते हैं हम? पर्टिकुलर एक चार्ज से लगने वाली फोर्स का प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स इंटू क्या कर दो आप? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या कर दो? प्रोडक्ट कर दो। तो बेसिकली यहाँ से आपको टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा मिलती है, ठीक। फिर इसमें क्या होता है, एक और मतलब एमसीक्यू पूछ सकता है कि आपकी टॉर्क कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। तो देखिए जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो जैसे कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ब्लैक वाली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल यूं होगी, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल यूं प्लेस्ड होगी। तो इस केस में क्या है? थीटा 90 डिग्री है, तो टॉर्क क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। समझ में आती है? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है हमारी, तो डाइपोल यूं होगी, तब हमारी टॉर्क मैक्सिमम होगी। कब टॉर्क मिनिमम देखने को मिलेगी? जब हमारे यूं रहेंगे, ठीक, पैरेलल रहेंगे या फिर एंटी पैरेलल रहेंगे। तो थीटा क्या हो जाएगी? 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या हो जाएगी? 0। तो टॉर्क क्या हो जाएगी? मिनिमम, ठीक है। अब साइन 180 एंटी पैरेलल हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी डाइपोल, तो क्या हो जाएगी? उस केस में भी टॉर्क क्या मिलेगी? 0 मिलेगी, ठीक। यहाँ तक समझ में आती है। इसके बाद एक और केस देखने को मिलता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच की एंगल क्या होती है? 0 डिग्री होती है, ठीक है। थीटा क्या होती है? 0 डिग्री। जब वो पैरेलल होता है, जब वो एंटी पैरेलल होता है तो क्या होती है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में क्या होती है? थीटा 180 डिग्री होती है। होप सो आपको अच्छे समझ में आती है, ठीक है। तो चलिए हम अपना फिफ्थ डेरिवेशन देखते हैं। क्या है कि हमारे कूलम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस थ्योरम में, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर में देखो कि आप तो मतलब पूछ चुका है, ये सब बहुत बार आ चुके हैं डेरिवेशन, ठीक है। तो कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम की हेल्प से हमें कूलम्स लॉ डिराइव करनी है। तो चलिए करते हैं। तो क्या है कि मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे चार्ज को कंसीडर करूंगा, ठीक। फिर उसका क्या करूंगा? एक गॉसियन सरफेस कुछ आर डिस्टेंस पे, उसका एक फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होती है? इंक्लोज सरफेस, इंक्लोज चार्जेस के लिए, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज को इंक्लोज करूंगा, तो एक इसके लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या है? हमारी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये बता रही है ये जो हमारी है ना सर स्फेरिकल सरफेस, ये क्या है? गॉसियन सरफेस है, ठीक। या फिर बोलो तो क्लोज सरफेस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कोई आप मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट
पी पे, ठीक। मैंने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे रेडियली आउटवर्ड तरफ होंगे, तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होंगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आउटवर्ड्स होंगी, ठीक। और इससे एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल ही होगी। एरिया वेक्टर क्या होती है, हमेशा नॉर्मल होती है किसी सरफेस के, पढ़ चुके हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर भी होगी, ठीक है। तो चलिए हम डिराइव करते हैं अपना, ठीक। तो आप जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हो आप क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्या होती है हमारी, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक। यही पढ़े हैं ना, फ्लक्स फ्लक्स पढ़ चुके हैं आप, वाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट। और फ्रॉम गॉस लॉ आप क्या जानते हो, फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ आपको पता है कि हमारी क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक, इज इक्वल टू क्या होती है, क्यू इनसाइड कितना हमारा चार्ज इंक्लोज्ड है, ठीक, बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होती है ना हमारी फ्रॉम गॉस लॉ, हम ये जानते हैं, ठीक। बाई फ्लक्स ये हमें पता है, ठीक है। तो अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मतलब सेम ही है, आपस में पैरेलल में है, ठीक है। तो उसके में थीटा क्या होगी, इन दोनों के बीच में जीरो होगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स क्या हो जाएगी हमारी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। तो आपकी देखिए अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेम ही मिलनी है। क्यों मिलेगी, क्योंकि आपकी आर क्या है, आर आपका वही नहीं रहेगा, सेम ही रहेगा हर जगह। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। बचा एरिया, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो उड़ जाएंगे, ठीक। एरिया बचती है, ठीक। एरिया क्या होती है हमारी स्फेरिकल की, स्फेयर की एरिया क्या होती है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो फाई मैंने निकाल लिया 4, अरे सॉरी ई तो एज इट इज रहेगी, और ये क्या हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, अरे सॉरी फ्लक्स निकल गई, ठीक है। क्या निकली है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको आप क्या कर दो ना, इसको आप ई 4 पाई आर स्क्वायर, आपको क्या मिला है, ई 4, फाइनली फ्लक्स क्या मिली है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। इसको आप इसको इक्वल कर दो, ये मैंने फाइंड आउट किया है, ठीक। कितनी वैल्यू आई, ई 4 पाई आर स्क्वायर को इसको इक्वल कर दो, ठीक। यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए, तो आपको बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, जो कि क्या होगी 4 पाई आर स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगी आपकी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो बेसिकली आपको क्या मिल गया, ई इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको क्या मिल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारी के होती है, तो ये क्या हो जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, ठीक। यानी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आती है। ये मैंने क्या किया, 4 पाई आर स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो फिर इसको एक्यूरेट कर दिया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब अरेंज कर दिया क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आपको बेसिकली क्या मिलेगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी हर एक पॉइंट पे इस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के आपको क्या मिलेगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं मिलेगी, ठीक, जो कि आ रहेगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मुझे मिल गई, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई। एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा लिख देना आप, क्योंकि डेरिवेशन कर रहे हो ना तो थोड़ा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो लिख दिया था फ्रॉम गॉस लॉ यहाँ तक लिखे थे ना, उसके बाद आप ये लिख दीजिएगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन, सॉरी उनके बीच के एंगल क्या है, थीटा 0 है, ठीक। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक। देखिए क्या करिएगा आप, यहाँ तक लिखे हैं ना, यहाँ तक बिल्कुल सही है आपकी, एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, मैं भूल गया हूँ क्या है कि हमारी एंगल, आपको एंगल लिखनी जरूरी है ना, एंगल फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेशन करे तो सब कुछ बताओगे ना भाई। एंगल बिटवीन क्या होगी, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या होगी, 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है तो थीटा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। आप क्या करिए, इसके बाद ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, ठीक है, मैं भूल गया हूँ, ठीक। फिर उसके बाद एज इट इज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली लाइन मस्ट है, नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, लेकिन मुझे फाइंड क्या करनी है, कूलम्ब्स लॉ डिराइव करनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया, ठीक। तो आप जानते हो कि जहां भी हमें किसी भी जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रहती है उस पॉइंट पे मैं क्या कंसीडर करता हूँ, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखता हूँ।
है ना, आप पढ़ चुके हैं ना कि कहीं भी अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन एज्यूम दैट वी कैन पुट टेस्ट चार्ज। पहले हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज पुट करते हैं ना। तो आप क्या करोगे, टेस्ट चार्ज पुट करोगे ना, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे कितना होगा, ठीक। तो ये क्या किया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है एफ की फोर्स क्या, कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। इस पॉइंट पी पे क्यू नॉट क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्यू नॉट इंटू ई, ठीक। क्यू नॉट इंटू ई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना भाई साहब। ये क्यू नॉट आप डिस्चार्ज रखे हो इस पॉइंट पी पे, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यू नॉट इंटू ई, है ना। समझ में आ रही है ना, पढ़ चुके हैं ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पे क्या फोर्स लगती है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या, पर्टिकुलर एक चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा हमारा, क्यू ई, ठीक है। तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स बेसिकली क्यू नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मुझे क्या मिल गया, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। बेसिकली मुझे मिल गया कूलम्ब्स लॉ। समझ में आ गई होगी। एफ इजिकल टू ये क्या किया, अरेंज कर दिया है न्यूमरेटर, ठीक है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बार फिर से हो जाए। देखिए हमें डिराइव करनी है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स की लॉ क्या होती है, एफ इजिकल टू के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चार्ज रखूंगा, उसका एक आर डिस्टेंस पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, ठीक, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। किसी पर्टिकुलर पी पे मैं एज्यूम करता हूँ कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स बाहर की तरफ होंगे। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी एरिया वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल होगी। हर एक पॉइंट पे क्या होगी, एरिया वेक्टर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के नॉर्मल होगी। आप पढ़ चुके हैं ना, किसी भी सरफेस के थ्रू हमारी एरिया वेक्टर क्या होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन, अरे सॉरी, फ्लक्स आप जानते हो क्या होती है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर है। फ्लक्स आप जानते हैं, फ्लक्स क्या होती है आपकी, फ्लक्स होती है वेक्टर ई डॉट वेक्टर है, ठीक। गॉस लॉ भी जानते हो आप, क्या होती है, फाई इक्वल टू वेक्टर, ये हमारी पूरी गॉस लॉ होती है, ठीक। समझ में आती है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये गॉस लॉ। बाय हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक। विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है आपकी, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के आर क्या आपकी कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, आपको कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। हर एक पॉइंट पे आपको गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड सेम देखने को मिलेगी, ठीक। अब एरिया वेक्टर की आती है। एरिया वेक्टर, ये डी ए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट, एरिया बची। एरिया क्या होती है, इस पूरे स्फीयर की एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारी होगी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है कि इस वाले टर्म को मैंने फाइंड किया, जो कि हमारी क्या है, इसके इक्वल कर दूंगा मैं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने इक्वल कर दिया जी। देखिए ये वाली टर्म हमारी पूरी यूं आएगी, ठीक। फिर इसको हटा दूंगा, इसको इसके इक्वल कर दूंगा, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल ही है ना, इक्वल है, ठीक। तो इसको इसके इक्वल कर दूंगा, ठीक। तो इसके इक्वल किया तो फाइनली वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया कि हर एक गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें फोर्स फाइंड करनी है। कूलम्ब्स लॉ हमें तो फोर्स बताती है ना, पर्टिकुलर दो चार्ज पे क्या फोर्स लगते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया, तो वी कैन एज्यूम, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी रहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन पुट टेस्ट चार्ज, ठीक। टेस्ट चार्ज रखा तो उस पर फोर्स क्या एक्सपीरियंस करेगा, अब पढ़ चुके हैं, फोर्स क्या एक्सपीरियंस करती है हमारी, क्यू नॉट इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली पहले से हम फाइंड आउट कर चुके हैं, जो कि क्या हमारी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, यही तो होती है हमारी कूलम्ब्स लॉ। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो हम अपनी नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं, जो कि क्या है, देखिए आपको क्या है कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। आपको एक ये लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर दी है, जो कि इनफाइनाइट है, बहुत लंबी है चार्ज वायर ये, ठीक है। इसके मतलब इससे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी आपको, तो ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। जो कि क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करनी है, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइटली जो हमारी जो है ना लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक, जिसपे क्या है, चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूट है चार्ज है इस पे, ठीक। इनफाइनाइट यूं है, इनफाइनाइट यूं लंबी, ठीक। तो इसके थ्रू आप क्या करो, इसके थ्रू जो हमारी गॉसियन सरफेस मिलती है ना, वो हमारी क्या होती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक। इसकी क्या मिलती है, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस देखने को मिलती है, ठीक है। किसके थ्रू, ये लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के थ्रू, जो हमारी सिलेंड्रिकली क्या होती है, सिमेट्रिक होती है हमारी गॉसियन सरफेस, ठीक। यहाँ तक समझ में आती है। तो देखिए क्या है कि
गॉस लॉ हमारी क्या होती है, तो गॉस लॉ आप जानते हो, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हमें 3 सरफेस देखने को मिलेंगे, ठीक। एक तो ये आपकी कर्व सरफेस होगी, ये जैसे कि समझ लीजिए, अगर मैं इस कॉपी को फोल्ड कर देता हूँ तो ये आपकी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ये ऊपर वाली सरफेस ये, और ये आपकी कर्व्ड वाली सरफेस, ठीक, यूँ कर्व्ड जो है, ठीक है, ये पूरा सरफेस कर्व्ड वाली, ठीक, और ये ऊपर ये नीचे, ठीक, ये भी समझ में आती है। तो मैं अगर बोलूँ ये हमारी इनफाइनेटली लीनियर चार्ज, इस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इस पर चार्ज खूब ढेर सारी चार्ज हैं, इस लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ठीक, इस वायर पे ढेर सारी चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, हर तरफ रेडियली आउटवर्ड्स होंगे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स, वैसे इस तरफ भी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक, ये भी समझ में आती है। अब एरिया वेक्टर पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझ में आ गया कि इस सरफेस के थ्रू भी एरिया वेक्टर क्या, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यूं होगी, क्योंकि ये ऐसे निकल लेंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से, ठीक है, समझ में आती है। अब एरिया वेक्टर पे आते हैं, तो कर्व्ड सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या होगी, एरिया वेक्टर नॉर्मली होगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस क्या है हमारी, यूं है, ये पूरी क्या है, कर्व्ड सरफेस है, तो इस पे एरिया वेक्टर क्या होगी, हर तरफ नॉर्मल, ठीक, ये पूरी कर्व्ड सरफेस तो हर तरफ क्या होगी आपकी, नॉर्मल होगी एरिया वेक्टर, ठीक। और अगर ऊपर वाली सरफेस की बात करें तो यूं नॉर्मल होगी, है ना, जैसे ऊपर वाली सरफेस ये होगी हमारी, ये ऐसे नॉर्मल, एरिया वेक्टर नॉर्मली होती है, ये नॉर्मल कर्व सरफेस पे हर एक पॉइंट पे नॉर्मल, ठीक। यानी ये क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगी हमारी, सेकंड सरफेस के थ्रू बोले, बॉटम वाली सरफेस के थ्रू 90 डिग्री, ऊपर वाले सरफेस के थ्रू 90 डिग्री, और कर्व वाले सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे, तो थीटा क्या होगी, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0, ठीक। तो अब हम डिराइव करते हैं, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, क्योंकि हमें क्या, इस लीनियर चार्ज का जो आपका गॉसियन सरफेस मिलता है वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है, तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या हो जाएगी आपकी, तो क्या देखने को मिलेगा, φ1 ऊपर वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स, नीचे वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स, कर्व वाली सरफेस के थ्रू फ्लक्स, क्या हो जाएगी बेसिकली सिलेंडर के थ्रू क्या मिलेगी, φ1 क्या होती है, वेक्टर ई डॉट डी, डायरेक्ट लिखते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है, वेक्टर पहले ले ले, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर, ठीक। अब क्या कर दो, प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, यही होती है ना फॉर्मूला, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या मिलेगी आपको, कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी ए, ठीक, ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट आप हटाओगे तो क्या मिलेगी, कॉस थीटा। तो अब देखिए कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा मिलेगी, ठीक। तो अब कॉस थीटा एंगल फर्स्ट वाली सरफेस के थ्रू है ना, ये हमारी फर्स्ट सरफेस ये थी, सेकंड सरफेस के थ्रू ये थी, कर्व सरफेस के थ्रू, ठीक। फर्स्ट सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर यूं है, परपेंडिकुलर है, तो कॉस क्या हो जाएगी 90 डिग्री, है ना। फर्स्ट बॉट ये हमारी ऊपर वाली अपर सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर यूं है, तो थीटा क्या हो जाएगी 0, ठीक, अरे सॉरी 90 डिग्री। और हमारी बॉटम वाली सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर यूं है, तो इस केस में क्या मिलेगा आपको, ई डी ए कॉस थीटा होती है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगी 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है यूं यूं, ठीक, समझ में आती है। अब आते हैं, ये फर्स्ट सरफेस की हो गई, सेकेंड सरफेस की हो गई, अब आते हैं थर्ड सरफेस के थ्रू, ये समझ जाइएगा भाई साहब, इतना तो ई डॉट डी, अरे डॉट प्रोडक्ट हटा रहा हूँ ना, तो ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए कर्व सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो थीटा क्या हो जाएगी 0, कॉस 0 डिग्री। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, ई डी ए कॉस 90 0, ये पूरी टर्म काम खत्म। थर्ड वाले सरफेस के थ्रू, अरे कर्व वाले सरफेस के थ्रू आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना कॉस 90, ये पूरा टर्म 0, ये भी पूरा टर्म 0। कॉस 0 क्या होती है, कॉस 0 हमारी होती है 1, तो ये भी बेसिकली मुझे सिर्फ इस सरफेस के थ्रू क्या मिलेगी, फ्लक्स ई डी ए कॉस 0 1 होगी, ठीक। तो और अब बात की जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर एक कर्व सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे क्या होगी, सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी ना, क्योंकि आर आपकी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, हर एक जगह सेम मिलेगी, ठीक, हर एक पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट डी ए की बात आती है। अब कर्व सरफेस का आपको पता है कि क्या होती है हमारी कर्व सरफेस का वो सरफेस एरिया क्या होती है हमारी 2 पाई आर
h होती है, तो 2 पाई r, सिलेंडर की हाइट क्या है l, तो E 2 पाई r l, ये मिलेगी आपको रिजल्ट बाई कैलकुलेशन। ये रिजल्ट अभी मिली है, अभी हमें फाइनल रिजल्ट नहीं मिली है, ठीक। बाई कैलकुलेशन मुझे क्या मिली है, 2 पाई r l, ठीक। अब हम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जानते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें क्या पता है कि कितना चार्ज हमारा क्या कहती है, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यही कहती है ना गॉस लॉ हमसे, कितना चार्ज आपका इंक्लोज्ड है बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब हम देखिए चार्ज इनसाइड, यानी इस लीनियर जो हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक बनी है ना, तो इसके अंदर जो चार्ज आपकी है, सिर्फ इसके अंदर जो सिलेंडर के अंदर सिर्फ चार्ज है, ठीक। तो इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है वो मैं फाइंड करूंगा। तो एक टर्म आती है हमारी जिसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहाँ लिखूं मैं, यहीं लिख देता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। किसी एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां से आप इस एल लेंथ में कितना चार्ज है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, है ना। देखिए इस एल लेंथ के ठीक है, एल लेंथ के आपके वायर में कितना चार्ज है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। ये लीनियर चार्ज के लिए हम यूज करते हैं लैम्डा का, और ये कितना चार्ज है एल लेंथ में, तो कितना चार्ज है, तो क्यू इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो लैम्डा एल, इतना चार्ज है आपके इस एल लेंथ में, ठीक। तो यहाँ से क्यू इन साइड मुझे मिल गया क्या है, लैम्डा इंटू एल, ठीक। तो देखिए ई डॉट डी ए के हम फाइंड आउट किए थे, ठीक। ये जो आप बाई कैलकुलेशन फाइंड आउट किए थे वो क्या थी आपकी फ्लक्स E 2 पाई आर, ये मैंने बाई कैलकुलेशन फाइंड आउट किया था। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या होती है हमारी, क्यू इनसाइड इस एल लेंथ में कितना हमारा चार्ज इंक्लोज्ड है, तो वो है लैम्डा इंटू एल, ठीक। तो इसको आप इक्वल कर दो लैम्डा इंटू एल तो बाई एप्सिलॉन। तो यहाँ से आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती हुई दिख रही है, जो कि क्या है आपकी एल से एल कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगी लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर लिखो तब ज़्यादा सही है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। ये पूरी टर्म 2 पाई आर मैंने क्या कर दिया, डेसिमल में भेज दिया। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ तक भी आप करते हो ना, तब भी आपके मतलब सही है, ठीक। वैसे बहुत सारे बुक में एक और वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगी, 2 लैम्डा बाई, नीचे करोगे तो क्या मिलेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ठीक है। तो आपकी ये क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या बोल सकते हो, फाइनल ये आपको मिलेगी। अगर इससे भी फाइनल में जाना है तो क्या हो जाएगा, आप सिंपल ये वैल्यू रख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, के, क्या फाइनल रिजल्ट मिलेगी, K2 लैम्डा बाई आर। ये फाइनल रिजल्ट आपको मिलेगी K2 लैम्डा बाई आर, ठीक है। K2 लैम्डा बाई आर, K2 लैम्डा बाई आर, K2 लैम्डा बाई आर, ये फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगी, क्या मिलेगी, K2 लैम्डा बाई आर, ठीक। होप सो अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। बस कुछ नहीं किया हूँ, मतलब हर एक सरफेस के थ्रू फ्लक्स बनेंगे ना, तो उसको मैंने सारे फ्लक्स को, हर एक सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स मिले है उसको मैंने सिंपल ऐड कर दिया है, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी मुझे, तो बाई कैलकुलेशन मुझे ये फ्लक्स मिलती है E2 पाई आर एल। इनका तो काम ही नहीं होगा ना, ये cos 90 तो ये तो खत्म ही हो गए, ठीक। सिर्फ जो बचे कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स मिलेगी, जो कि क्या मिलेगी आपको, E2 पाई आर एल मिलती है, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इस एल लेंथ में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड इस एल लेंथ में कितना चार्ज है हमारी, लैम्डा एल इस बाई कैलकुलेशन और बाई गॉस लॉ दोनों को एक्यूरेट कर दो तो आपको इलेक्ट्रिक फाइनली मिलेगी, जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, K2 लैम्डा बाई आर। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम अपने लास्ट डेरिवेशन में आते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये आपको ये क्या है, आपको प्लेन शीट, एक चार्ज प्लेन शीट है जिसपे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है आपकी, ठीक। इस पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक।
तो इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करेंगे, ठीक। तो देखिए इस केस में क्या होगा कि इस केस में भी आपकी ये एक सरफेस मिलेगी और ये आपकी सेकंड बॉटम ये भी एक सरफेस, इसके थ्रू भी आपका जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना वो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक बनेगी, ठीक है। और पहले भी जो डेरिवेशन किए उसके थ्रू भी हमें क्या मिली थी, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक देखने को मिली थी इनफाइनाइटली लीनियर चार्ज के लिए, ठीक। जो हमारी लीनियर चार्ज थी उसके लिए हमारी गॉसियन सरफेस क्या बनी थी, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक। प्लेन शीट के लिए भी क्या होती है, हमारी सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिराइव करते हैं। तो इस सरफेस के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, एरिया वेक्टर भी यूं। ये कैसे है ना, तो देखिए ये ऐसा है मेरा, ये है ना, ये आपको यूं इसको मतलब कट करते हुए जा रही है हमारी ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, ठीक। तो ये एक सरफेस हुई, ये सेकंड सरफेस हुई और ये थर्ड वाली क्या है, हमारी कर्व्ड सरफेस है, ठीक। ये क्या है, हमारी कर्व्ड सरफेस है ये पूरी। तो इसके थ्रू एरिया वेक्टर क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक। इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, क्योंकि ये भाई साहब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, रेडियली आउटवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं आएंगे। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, तो ऐसे बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स यूं बाहर। एरिया वेक्टर क्या होती है, नॉर्मली यूं नॉर्मल, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर यूं नॉर्मल। अब कर्व सरफेस की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस के थ्रू क्या होगी हमारी, कर्व सरफेस के थ्रू तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूं ही होगी या फिर यूं होंगी, ठीक है। और एरिया वेक्टर क्या होगी हमारी, तो एरिया वेक्टर क्या होगी, एरिया वेक्टर हमारी परपेंडिकुलर होगी, ठीक। क्यों परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जानते हैं ना आप कर्व सरफेस के थ्रू हर एक पॉइंट पे क्या होगी, एरिया वेक्टर हमारी नॉर्मल होगी, ठीक। चलिए अब हम डिराइव करते हैं। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी आपको, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो आपकी φ1 क्या हो जाएगी, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। डायरेक्ट कर दो ई डी ए कॉस थीटा, नहीं भाई साहब डायरेक्ट करेंगे ई डी ए डॉट डी ए, ठीक। थर्ड सरफेस के थ्रू ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट आऊंगा तो क्या मिलेगी, कॉस थीटा ई डी ए कॉस थीटा। अब देखिए थीटा क्या है, एंगल फर्स्ट सरफेस के थ्रू, फर्स्ट वाले सरफेस के थ्रू एंगल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री, तो कॉस क्या हो जाएगी 0। सेकंड सरफेस के थ्रू आते हैं ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, सेकंड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर भी यूं है, यानी थीटा क्या है 0। अब आते हैं कर्व सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगी, ई डी ए कॉस 90 कैसे हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है या फिर यूं है और एरिया वेक्टर मेरी नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर क्या है उसके नॉर्मल है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, एरिया वेक्टर मेरी यूं है, तो क्या है कॉस 90। तो कॉस 90 क्या मिलेगी, कॉस 90 0। ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगी ना ये वाली टर्म हमारी पूरी, कॉस 90 0। और ये सिर्फ बचेगी ये वाली टर्म, इसके थ्रू फ्लक्स देखने को मिलेगी, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी मुझे, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या देखने को मिली, ये तो मेरी खत्म हो जाएगी कॉस 90 0 और ये कॉस 0 1 मिलेगी, ठीक। तो बेसिकली क्या हो जाएगी हमारी ई डॉट डी ए प्लस का ई डॉट डी ए कॉस 0 1 होती है, ठीक। तो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी कांस्टेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे, ठीक। डीए के केस में क्या होगा हमारा, अब एरिया, अच्छा ई डॉट डी ए इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए यूं रखते हैं प्लस का क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट, ठीक, डी ए। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी आपको, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएंगे, ये वाह वाह ये प्लस ये 2a। फ्लक्स थ्रू सिलेंडर क्या मिलेगी 2a, ठीक है। ये मैंने बाय कैलकुलेशन फाइंड आउट की है फ्लक्स, इस सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक जो हमें गॉसियन सरफेस है उसके थ्रू फ्लक्स क्या मिली है बाय कैलकुलेशन 2a। अब हम एक बाय गॉस लॉ फाइंड करेंगे, ठीक, बाय गॉस लॉ। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ आप जानते हो कि क्या होती है हमारी फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाई क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती नहीं हमारी गॉस लॉ, ठीक। तो अब क्यू इनसाइड इस
सरफेस, अब देखिए सरफेस की बात हो रही है, ठीक। तो इस सरफेस में ये जो हमारी सिलेंडर, ये इस सरफेस में कितना चार्ज हमारा इंक्लोज्ड है, इसके अंदर है, तो वो फाइंड आउट करूंगा। तो एक और टर्म, जैसे लीनियर चार्ज की डेंसिटी में देखा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल होती है, ठीक। तो एक और टर्म आती है हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है हमारी, जो कि होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, ठीक। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को। ये हमें ये बताती है कि किसी एरिया में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो कितना चार्ज इस एरिया में इंक्लोज्ड है कर्व सरफेस में, मतलब इस एरिया में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगी Q इज इक्वल टू सिग्मा है, ठीक। Q इज इक्वल टू क्या मिली मुझे, सिग्मा है। तो मैं क्या कर दूंगा, Q इनसाइड मुझे कितना मिली है, सिग्मा है, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनली मुझे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ये फ्लक्स मिली, ठीक। तो अब मैं इसको इक्वल कर दूंगा किससे, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन जो मैंने फ्लक्स फाइंड आउट किया है। तो ये कैंसिल हो जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू फाइनली आपको आंसर मिलेगा, अरे सॉरी सिग्मा कहाँ निकाल रहे हो भाई, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी फाइनल, ठीक। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, ठीक। इस प्लेन शीट के थ्रू क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो हमारा सारा डेरिवेशन खत्म होता है। अब हम इसके बाद हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज आएगी, ठीक, जिसपे हम क्या करेंगे, सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिससे हमारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसपे क्या रहेगा, हमारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ओके टाटा बाय बाय।